सप्रेम जय भीम दोस्तों आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों विषय की शुरुआत करते हैं। साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में रखा गया है। Uniform Civil Code for the Citizens. The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. अगर हिंदी में इसे कहे तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा। संविधान में यह अनुच्छेद 30 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा हुई और इसी दिन इसे संविधान में स्वीकृति मिली। यह अनुच्छेद हमारे संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। हमारे संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है। भाग 3 व 4 को नागरिकों के अधिकार कहे जाते हैं, परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर है और अंतर यह है कि भाग 3 मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 राज्य द्वारा उल्लंघन होने पर इसे न्यायपालिका के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात इसके लिए कोई भी व्यक्ति न्याय की गुहार नहीं कर सकता, याचिका दायर नहीं कर सकता। यानी यूसीसी का उल्लंघन होने पर याचिका दायर नहीं की जा सकती है। बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि यदि वे सरकार बनाते हैं तो यूसीसी को पूरे देश में लागू करेंगे। अब साल 2024 और लोकसभा का जो चुनाव है वो भी सामने है, तो बीजेपी यह चाहती है कि यूसीसी को लागू किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कानून के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है राष्ट्र किसी धर्म विशेष के प्रति आस्था नहीं रखता और राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। यह सभी धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी की रक्षा करता है और ये सभी धर्म अपनी अपनी स्वीय विधियों पर्सनल लॉज के द्वारा शासित होते हैं। इन स्वीय विधियों से संबंधित कानून शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति का बंटवारा अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग होते हैं, जिसके कारण कई समस्याएं और वैवाहिक विवाद उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए कोई हिंदू एक से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता, किंतु मुस्लिम कानून के अंतर्गत कोई मुसलमान एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। मुस्लिम कानून के इसी नियम के कारण अनेक गैर मुस्लिम लोग जो एक से अधिक पत्नी रखना चाहते हैं मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे अनेक विवादित मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए हैं, जो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम होने के कारण समस्या बन रहे हैं। इसलिए कई लोग भारत में समान नागरिक संहिता का पक्ष लेते हैं और इसका जोरदार समर्थन करते हैं। इस बात की आड़ में प्रस्तावित बीजेपी सरकार अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। बीजेपी का मकसद सबको एक ही कानून में लाना है। बीजेपी जब कानून बनाएगी तो वह सारे हिंदू लॉ को ही यूनिवर्सल लॉ बनाने का काम करेगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मोदी शाह के काम करने की एक विशेष शैली है। वे चुनाव के ठीक पहले कोई विवादास्पद धार्मिक मुद्दा उठाते हैं। 2019 के चुनाव के ठीक पहले आर्टिकल 370 उठाया गया और अभी यूसीसी को उठाया जा रहा है।
जो इसका विरोध करेगा उन्हें वो हिंदुओं का दुश्मन कह देंगे। यह सब चुनाव के पहले माहौल बनाने का बीजेपी का एक तरीका है। दोस्तों, सीधा सा गणित है। प्रस्तावित बीजेपी सरकार के चलते देश में शिक्षा का पतन हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं, विकास नहीं, आर्थिक तंगी से जनता परेशान। ऐसे में बीजेपी सरकार के पास एक ही तरीका बचता है, एक ही रास्ता बचता है, धार्मिक ध्रुवीकरण का। बीजेपी आगामी चुनाव में यूसीसी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को भटकाना चाहती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों ने आगामी चुनाव में बड़ी ही सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यूसीसी बीजेपी का राजनीतिक हथकंडा है। हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी के द्वारा देश में विघटन के बीज बोए जा रहे हैं। दोस्तों, यूसीसी को लागू करना आज की स्थिति में संविधान के अनुकूल नहीं है। स्वयं आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य यूसीसी को प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, यानी पहले यूसीसी के अनुकूल स्थितियां निर्मित करी जाएगी। तो क्या दोस्तों आज यूसीसी के अनुकूल स्थितियां देश में निर्मित करी गई? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक वितरण में सभी पर समान संहिता लागू करी गई? सबको समानता पर लाने के लिए क्या जाति समाप्त करी गई? क्या आज भारत में एक धर्म का दूसरे धर्म के व्यक्ति से या एक जाति का दूसरे जाति के व्यक्ति के साथ भाईचारा बढ़ाने के लिए राज्य ने या प्रस्तावित सरकार ने कोई पहल करी? क्या देश में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव बंद किए गए या इन भेदभावों को कम करने के लिए प्रयत्न किए गए या ये भेदभाव और अधिक बढ़ गए? जब किसी भी तरह के प्रयत्न सरकार की तरफ से करे ही नहीं गए, फिर यूसीसी के अनुकूल स्थिति देश में कैसे हुई? तब किस आधार पर प्रस्तावित सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लाना चाहती है? हमारे संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद और अनुसूचियां आई है जिसे अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार करी गई है। तब उनके हितों का क्या? साथ ही यूसीसी को यदि आज लागू किया जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है का भी उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का भी यह यूसीसी विरोध करता है। संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का यदि हम देखें तो यूसीसी विरोध करता है। अगर 5वीं व 6वीं अनुसूची को हम देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र जिनका प्रशासन वहाँ की जो गतिविधियाँ है उस राज्य के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं के अनुरूप संचालित होती है। लेकिन अगर यूसीसी को लागू कर दिया जाता है तो इन अनुच्छेदों और अनुसूचियों का क्या होगा, इस पर भी ध्यान देना होगा। आज मध्य प्रदेश के, पूर्वोत्तर राज्यों के, झारखंड के 30 आदिवासी संगठन चिंतित है। इन आदिवासियों के हितों की इतनी चिंता सरकार को रहती तो सरकार सबसे पहले इन आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखती, इन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य करती, इनकी शिक्षा एवं रोजगार के लिए व्यवस्था करती। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार इन आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं करेगी। जब सरकार इन आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं करेगी तब फिर बचा कौन? जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऐसे में मुस्लिम समुदाय को ही प्रस्तावित बीजेपी की गवर्नमेंट अपना निशाना बना रही है। मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है यूसीसी के जरिए। जिस सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों की सदैव अनदेखी करी हो, वह सरकार
यूसीसी को सही रूप में लागू कर पाएंगी? पीएम मोदी कहते हैं, हम सब भारतवासी एक परिवार हैं। एक ही घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वह घर चल सकता है? तब ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? तब मोदी जी से हम क्यों नहीं पूछते कि परिवार का एक सदस्य अंबानी अडानी जैसा इतना संपन्न और दूसरा एकदम दरिद्र, ऐसा क्यों? संपन्न घरानों के बच्चे विदेशों से शिक्षा लेते हैं और गरीब घर के बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलती। धर्म के व जाति के आधार पर भारत के कई हिस्सों पर हमको भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसे कई मुद्दे मोदी जी हमारे भारत परिवार के सदस्यों के बीच देखने को मिलते हैं। उसका आखिर क्या मोदी जी? मोदी कहते हैं, परिवार यानी देश के एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा। तब ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मोदी प्रधानमंत्री होकर एक ऐसे पद पर होकर जो किसी धर्म का नहीं होता, वह प्रधानमंत्री हिंदू धर्म के मंदिर के निर्माण व उद्घाटन में लगा हो, नए संसद भवन का निर्माण हिंदू धर्म की तर्ज पर कर रहा हो, नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड स्थापित कर रहे हो। ऐसी सरकार अब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। धर्मनिरपेक्ष देश के होते हुए जिस प्रधानमंत्री का झुकाव पूर्णतः हिंदू धर्म की ओर हो, वह समान नागरिक संहिता की बात करता है। कितना दोगलापन है यह। आइए जाने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस अनुच्छेद को लेकर आखिर क्या कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस अनुच्छेद का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि हम राज्य को अधिकार प्रदान करते हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाए। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य ने यह कानून कल ही बनाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य ने यह कानून बनाकर ज़बरदस्ती सब पर आरोपित कर देना चाहिए। हम चाहेंगे कि यह संवेदनशील विषय है, इसके लिए सबकी सहमति जरूरी है। इस कानून की वजह से समाज में और विवाद और संघर्ष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम प्रोग्रेसिव हैं, इसलिए कभी तो हमारे मन में यह बात आएगी कि हम सभी भारतीय हैं और हम सब लोग जीवन के भौतिक अंग को धर्म से मुक्त करना चाहते हैं। तब शायद यह उचित होगा इस प्रकार का कानून बनाने के लिए। और यदि कानून बनता भी है तब कोई भी सरकार अल्पसंख्यकों पर जबरदस्ती करेंगी, यह मैं नहीं मानता। शायद सरकार यह भी कहे, जो चाहता है वह कानून की अधीनता स्वीकार करे, जो नहीं चाहता है वह अपने पर्सनल लॉ के अनुसार अपना जीवन जिए। आगे बाबा साहब कहते हैं, मेरे विचार से वह पागल सरकार ही होगी जो बिना लोगों की सहमति के यूसीसी लागू करे। अतः साथियों, बाबा साहब हम देख रहे हैं कि यूसीसी लागू करने को लेकर सबकी सहमति चाहते थे। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सरकार द्वारा कोई भी निर्णय लेने से पूर्व लोगों की स्वीकृति लेना जरूरी है। तब क्या यूसीसी में जनतंत्र की सहमति है? यदि है तो कितनी? इसका क्या एविडेंस है? आंकड़ों के हिसाब से मैनिपुलेट करना प्रस्तापित सरकार को आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड द्वारा सरकार मुस्लिमों पर निशाना साधना चाहती है। इससे देश में बीजेपी सरकार के अनुसार यूनिफॉर्मिटी आएगी। तब क्या इन हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार जो हिंदू है उनमें यूनिफॉर्मिटी है? क्या हिंदुओं में बेटे और बेटी को हर दृष्टि से समान अधिकार दिए जाते हैं? क्या पति और पत्नी में समानता है?
हिंदुओं के 2 वर्गों या वर्णों में यूनिफॉर्मिटी दिखती है? क्या प्रस्तावित सरकार द्वारा यूनिफॉर्मिटी लागू करने के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त किया गया है? ऐसे कई मुद्दे जिन पर भी तो यूनिफॉर्मिटी समानता लागू होती है, जिस पर प्रस्तावित सरकार ने क्या कदम उठाए? रोहित वेमुला की मृत्यु, डॉक्टर पायल तडवी की मृत्यु सब कुछ क्या बयां करती है? जैसा कि कहा जा चुका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती। तब यूसीसी का उल्लंघन होने पर याचिका दायर नहीं की जा सकती। अर्थात कोई भी फिर शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे संबंधित मुद्दों पर याचिका दायर नहीं कर सकता। तब न्याय तो दूर की बात है। साथ ही यदि यूसीसी लागू किया जाता है, तब शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे की विधियाँ क्या होगी, इनका क्या विकल्प होगा, जिसे सरकार ने क्लियर नहीं किया है। अतः इन सब मुद्दों पर क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। दोस्तों, इसे लागू करने से पहले सबकी सहमति और स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय में यदि इसे लागू किया जाता है तो देश की स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। विचार जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।